हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोग पीसीएस 2023 के क्वेश्चन को देख रहे थे और उसी के क्रम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये है, फिलीपींस में नारियल और गन्ने की खेती का विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रांस वासियों को, हॉलैंड वासियों को, ब्रिटेन वासियों को, स्पेन या अमेरिका के वासियों को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्पेन और अमेरिका के वासियों को। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा करंट से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन को हम क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या है कि हमारा करंट से रिलेटेड है, इसको भी हम लोग हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 पर हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुलेमित नहीं है? यहाँ पर एक चीज आपको देखना है, एग्जाम में जब भी आप जाएं तो एक चीज को जरूर देख ले, सुलेमित नहीं है। इसमें बताना है कि विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। पहला ऑप्शन है आपका राजभाषा। राजभाषा अगर आप देखें तो ये भाग 17 से है, बिल्कुल ही सही है। अगला है आपका संघ राज क्षेत्र, भाग 8, बिल्कुल सही बात है, संघ राज क्षेत्र भाग 8 का भाग है। अगला है आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10, ये भी बिल्कुल सही है। अधिकरण भाग 16 दिया हुआ है, अरे सॉरी भाग 11 दिया हुआ है, तो अधिकरण भाग 11 का नहीं है। भाग 11 क्या है? केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन किया जाता है भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य की व्यवस्थापिका, राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायती राज्य आयोग? तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखें तो जैसा कि आपको पता है कि पंचायत राज्य सूची का विषय है, और जब कोई चीज राज्य सूची के विषय में शामिल हो जाती है तो उस पर विधि बनाने का राइट पूरी तरीके से राज्यों का हो जाता है। जबकि आप देखें कि भारत का निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 से संबंधित है, और जो किसकी बात कहाँ है, ये केंद्र सूची का विषय है। और अगर हम बात करें कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करेगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, जो आपका अनुच्छेद 243 सब क्लॉज के में दिया गया है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? आपको मैच करना है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला है आपका उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत। अगर उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत आप देखेंगे तो ये एडविन केनन का है। तो आप उस ऑप्शन को देखिए जिसमें ए का 3 दिया हो, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी से ही मैच कर रहा है। अब हम लोग इसका बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, ये आपका हेनरी जॉर्ज का है। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, ये आपका थॉमसन का सिद्धांत है। जबकि माल्सन का सिद्धांत है जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत, और जिसमें क्या है कि माल्थस बहुत ज्यादा हाइपर होकर के क्या बनाते हैं, अपना एक सिद्धांत बनाते हैं जिसमें कहते हैं कि जनसंख्या कैसी बढ़ेगी, अभी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, तो और इस तरीके से वो जनसंख्या को बढ़ाते हैं, जो क्या है, सही नहीं प्रतीत होता है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। अगला प्रश्न, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? और आपके ऑप्शन हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक संगठन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही है, ये लियो के द्वारा किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये आपका जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है आपका जल, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है अमीनो एसिड, और चौथा ऑप्शन है आपका भोजन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है जल। आप देखेंगे कि जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवणों को जड़ से लेकर के कहां तक ले जाता है, पत्तियों तक ले जाता है, और पत्तियां क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस का यूज करके भोजन बनाने का काम में करती हैं। अगला है, एक भौगोलिक इकाई जो
पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, पानी छोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि, व्यर्थ भूमि, पानी का हौद या जल विभाजक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है जल विभाजक। अब हम लोग देखते हैं आर्द्र भूमि क्या है। आर्द्र भूमि ऐसी है जो क्या है कि बहुत ज्यादा जहां पर क्या है दलदली भाग है। अब हम लोग अपने अपने अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला है, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की बैठक का प्रावधान करती है। अगर आप संयुक्त बैठक को देखें तो आपको अनुच्छेद 108 को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और अनुच्छेद 108 बताती है कि एक सदन से दूसरे सदन में जब क्या है 6 महीने से अधिक का समय बीत जाता है और विधेयक पर कोई जवाब नहीं आता है, या दूसरी कंडीशन क्या है कि एक सदन सहमत है और दूसरा सदन असहमत है, और तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों संशोधन करते हैं और संशोधन पर असहमति हो जाती है। तो कुछ दशाओं का मतलब है यहाँ पर 3 तरीके की दशाएं, तीनों दशाएं हमने बता दी। तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। और अब जो है आगे की क्वेश्चन आपको रितेश जी कराएंगे। तो स्वागत है दोस्तों, आपके आगे के क्वेश्चंस आप लोग हमारे साथ देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी होगा, अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा ऑप्शन डी चंदौली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, पीएम गति शक्ति योजना, ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, तो इसे हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 भी हमारा क्या है, करंट का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, एवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो पहला कथन दिया है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, और दूसरा है उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया। तो इसमें नीचे इसके कोट दिए हुए हैं, उससे हमें देखना है। तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो ईवी रामास्वामी नायकर जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा भी लिया था, और उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सही है, दोनों ए तथा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, भारत की जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इससे हम लोग देख लेते हैं। और इसका 67 का क्या है, आंसर हमारा होगा भारत की जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य वर्ष 2070 तक का रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन एक योजना और वर्ष सही सुमेलित है? एक तरफ हमारी योजना दी गई है और दूसरी तरफ हमारा क्या दिया गया है, वर्ष दिया गया है, और हमें बताना है कि इसमें कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसका पहला क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015 और रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, ये रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, ये भी सही सुमेलित है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में ही। और इसमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन 2015 सही सुमेलित नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग का 68 का आंसर क्या हो गया, आंसर ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 69, ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है।
तो इसे हम स्किप कर देते। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगर हैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है? तो ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं तो ये बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। तो इसमें हम लोग का सी होगा ऑप्शन, इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के लैंगर हैंस के आइलेट के बीटा सेल्स की कोशिकाओं को स्त्रावित करता है, के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हमारे सर के साथ देखेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम देख रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 71 है आपका। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करना है। और आप यहाँ पर देखें, पहला है आपका मीरात ए सिकंदरी। अगर आप मीरात ए सिकंदरी को देखें तो ये गुजरात विजय की बात करता है। दूसरा है आपका बुरहान ए माशिर। अगर ये बात करें तो ये जो है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। अगला है आपका रियाज उल सलातीन, और इसकी अगर हम बात करें तो ये बंगाल के इतिहास को बताता है। और आखिरी में है आपका रियाज उल इंशा। तो ये जो है महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। अगला है आपका भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? और आपके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? तो आपका पहला है मल पदार्थ, अगला है कीटनाशक पदार्थ, अगला है मूत्र और आखिरी है घरेलू अपशिष्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कीटनाशक पेस्टिसाइड क्या है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनको क्या है कि समय के साथ ये धीरे धीरे अपघटित हो जाते हैं। जैसे आप मल के पदार्थ को देखिए तो धीरे धीरे अपघटित होकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें घरेलू अपशिष्ट और मूत्र की, तो ये भी क्या है, इनका अंतिम उत्पाद क्या हो जाता है? कभी अमोनिया होता है और कभी जो है क्या है कि ये आखिरी में आते आते खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि पेस्टिसाइड में ये खुद ही कीटनाशक है और ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। अगला है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा, एक्स सिटू संरक्षण द्वारा या जीन पूल द्वारा। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, इन सिटू संरक्षण है। अब हम समझ लेते हैं इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है। तो देखिए दो तरीके की टेक्निक अपनाई जाती है किसी को भी प्रजाति को बचाने के लिए। पहला है इन सिटू संरक्षण। इन सिटू संरक्षण का मतलब है कि उस प्रजाति को जहां की वो प्रजाति वास्तव में है उसी एटमॉस्फेयर में रख करके उसका संरक्षण किया जाए। और दूसरा होता है एक्स सिटू संरक्षण, जिसमें क्या है कि उसको हम प्राकृतिक उसके जो नेचुरल हैबिटल है उससे हम उसे लेकर के जाते हैं और दूसरी जगह पर रखते हैं जहां पर हम उसका संरक्षण करते हैं। अब अगर मैं इसका उदाहरण देखूं तो आप घरों में देखिएगा एक्वेरियम बनाया जाता है। तो एक्वेरियम क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है। अब मेरे इस उदाहरण से आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन सिटू और एक्स सिटू। अगला है आपका जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत के रूप में जैव उर्वरक के रूप में पाया जाता है, वो है बुलफिया। अगला है एजोला, नेक्स्ट है ट्रोपा और आखिरी है लेमना। तो यहाँ पर अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका आंसर है एजोला। एजोला क्या है, एक जली फर्न है जो धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। जबकि बुलफिया और लेमना क्या है, आपके एक सबसे बड़ा फूल देने वाला है और एक सबसे छोटा फूल देने वाला है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पैरावैगनी विकिरण को अवशोषित करने के लिए ओजोन परत किस वायुमंडल में स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका मध्य मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल या ताप मंडल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, समताप मंडल।
अगला है आपका, तो हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड है, इसको हम हटा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति दी थी? आपका ऑप्शन है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष या 15 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, 15 वर्ष। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो ये जो है आपका करंट से रिलेटेड है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक टेक्निक बता रहा हूँ। देखिए, निसार, अगर आप इसके शब्दों को देखें, निसार, अगर नी से देखें तो नासा बन रहा है, और आपको ISAR देखें तो इसरो बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसरो और नासा का क्या है? ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें मिलकर के इन्होंने क्या किया? एक संयुक्त उपग्रह बनाया। अगला है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह सही सुलेमित नहीं है? और यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला है मोंटेवीडियो उरुग्वे, ये बिल्कुल सही सुलेमित है। जकार्ता इंडोनेशिया में है, और आप जानते हैं कि पहले इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता, लेकिन आज के समय में इंडोनेशिया की राजधानी बदल गई है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। रॉटरडम नीदरलैंड का है, बिल्कुल सही बात है। ई गार्ड का, ये चीन का नहीं है। अब आगे के क्वेश्चन आप लोग देखिए जो है रितेश जी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो ये सीधा सीधा फैक्ट का क्वेश्चन है, और लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी हमारी मीरा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी और नदी दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ नदी दिया हुआ है और उसके दूसरी तरफ सहायक नदियां दिया हुआ है। तो प्राणहिता महानदी किसकी सहायक नदी है? तो इसमें हम लोग देखें तो क्या है, सही सुमेलित नहीं ढूंढना है, तो प्राणहिता महानदी की सहायक नदी है, सही है। हेमावती कावेरी नहीं, ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तीसरा, मालप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, हाँ ये भी सही है। और ऑप्शन डी, मंजरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो ये भी मंजरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इसमें 82 में हमारा ऑप्शन बी गलत दिया हुआ है, हेमावती कावेरी नदी 82 का हमारा हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो इसमें हम लोग का थोड़ा से मिस्टेक हो गया है। इसमें देखते हैं 82 में हम लोग का ए, प्राणहिता महानदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन हमारे इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, इसे हम हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निम्न में से कौन सा कारक जैव विविधता के हास्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें हास्य कौन सा कारक जैव विविधता के हास्य के लिए सर्वाधिक कारण है? तो इसमें हम लोग का हो जाएगा प्राकृतिक वास का निवास। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन पहला ही है, प्राकृतिक वास का विनाश, जो कि जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच कौन सी नदी स्थित है? तो इसमें 87 में हम लोग का संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच रियो ग्रांड नदी पड़ती है, जो इन दोनों के बीच में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाए 87 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन दिया हुआ है राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ठीक है, ये कथन हमारा सही है। दूसरा, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, नहीं, ये बिल्कुल कथन हमारा दूसरा गलत है। तो इन दोनों कथनों में से हमारा पहला कथन सही है, तो ऑप्शन 88 का ए हो जाएगा। केवल एक रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 हमारा करेंट का क्वेश्चन है बजट से, तो इसे हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं 90। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारे सर के साथ देखिए। हाँ बच्चों, वेलकम बैक। अब हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। अगर आप अनुच्छेद 20 को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 20 आपको क्या करता है कि किसी भी अपराधी या दोषित किए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है, और जिसमें उसे क्या है 3 तरीके की जो है संरक्षण प्राप्त होता है। सबसे पहला संरक्षण उसे प्राप्त होता है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए सिर्फ एक और एक बार ही दंडित किया जा सकता है। दूसरा है आपका यहाँ पर कार्योत्तर विधि से संरक्षण। तो हम लोग समझते हैं कार्योत्तर विधि से संरक्षण क्या है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण से तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति वो एक्ट कर रहा हो उस समय ऐसा एक्ट अपराध के रूप में परिभाषित होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जब वो कार्य किया जाए तो वो अपराध के रूप में परिभाषित होना चाहिए। अगर आप आगे जाकर के उसे अपराध के रूप में परिभाषित करते हैं तो पूर्व में किए गए काम को अपराध नहीं माना जाएगा। अगला है आपका स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। ये भी संरक्षण क्या है, अनुच्छेद 20 देता है। और कहा जाता है कि हमेशा क्या होगा कि दोष सिद्ध करने का भार जो है वो क्या होगा, सरकारी अधिवक्ता पर होगा। और कभी भी किसी मुजरिम से ये नहीं कहा जाएगा कि आप क्या करें, स्वयं को जो है दोष मुक्त बताएं। आखिरी है यातना के विरुद्ध निषेध। ये अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। हम लोग अगले प्रश्न पर आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। 1919 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम या 1853 का चार्टर एक्ट। तो अगर हम यहाँ पर इसको बात करें तो ये 1919 के अधिनियम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगला प्रश्न क्या है आपका, करंट से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। तो देखिए पहला है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को करता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही सही है। और मैं बता दूं कि अगर आप लोग अनुच्छेद 3 को बहुत ध्यान से पढ़ें तो संसद को जो है 5 तरीके की शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी 2 राज्यों के या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर के नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी करना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तित करना, और 5वां और आखिरी है आपका कि राज्य के नाम में परिवर्तन करना। और ये सारी चीजें क्या है, राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है और उस टाइम के अंदर राज्य के विधानमंडल पर को क्या है, अपना व्यू देना रहता है और उसे मानना या ना मानना राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा क्या है, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है।
हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए निम्नलिखित पदों को सृजित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि संसद क्या कर सकती है, सचिवालय के लिए पदों का सृजन कर सकती है, वो उसकी अधिकारिता में आता है। अगला है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा की शर्तें विनियमित करने का अधिकार है। जब वो क्या करेगा कि किसी पद का सृजन करेगा तो सेवा और की शर्तों को विनियमित करने का भी राइट उसी के पास होगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है, डी है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं और अगला प्रश्न है आपका, शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है। पहला है आपका जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है ताप ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा और जल शक्ति, और आखिरी है सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। अगर आप देखें कल्पक्कम क्या है आपका, बहुत ही फेमस किसके लिए है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो यहाँ पर आप देखें तो सी को छोड़ करके बाकी सब में उन्होंने क्या दिया है, नाभिकीय ऊर्जा दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या है, शिवाना समुद्र योजना को आपको समझना पड़ेगा, और ये क्या है आपकी जल शक्ति योजना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है आपका, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। अगर आप अनुच्छेद 280 को ध्यान से पढ़ें तो उसमें दिया हुआ है वित्त आयोग की संरचना, और इसका संरचना के बारे में लिखा हुआ है, प्रत्येक 5 वर्ष में या जब भी राष्ट्रपति आवश्यक समझे ऐसे आयोग की संरचना की जाएगी। यानी कहने का मतलब है 5 वर्ष या जब भी राष्ट्रपति ऐसा आवश्यक समझे। दूसरा इसी में बात कही गई है कि जिसका निर्माण क्या होगा, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से होगा। कुल मिला के कितने सदस्य होंगे, 5। तो यहाँ पे अगर आप मेरे इस स्टेटमेंट को अगर आपने सुन लिया है तो आप समझ जाएंगे कि इसका क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि वित्त आयोग में कितने सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, यानी कुल मिलाकर के 5 लोग होंगे। तो पहला गलत हो गया। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति क्या है, इसे संसद के दोनों पटलों पर रखवाता है, जहां पर क्या है, इस पर बहस की जाती है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। फरवरी 2023 ये क्या है आपका करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, हटा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर के सियारी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। जी ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। अगला है, भारत अनेक खनिजों जैसे लिथियम, निकिल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप पहले समझें नीति निर्देशक तत्व क्या है। ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है और अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य क्या है, संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और अनुच्छेद है 51 का। और यहाँ पर आप लोग अब ऑप्शन देखिए, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, तो ये पूरी तरीके से नीति निर्देशक तत्वों की बात है। पर्यावरण के संरक्षण की बात आप देखिए, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक तत्वों दोनों में की गई है। तो यहाँ पर अगर दोनों की बात करें तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है, अभिभावकों बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलाएं, तो ये आपका क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। और समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 में इसकी बात की गई है, और ये भी क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। यहाँ हम लोगों ने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब आगे के 101 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो के तीसरे भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।